हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पे। आज मैं आपके बीच कुछ क्विज प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, बैंकिंग और विभिन्न तरह के कंपटीशन में आपकी हेल्प करेंगे। तो मेरे साथ इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करें और देखिए कि आपकी तैयारी कितनी है। तो आपके स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है। इसके 4 ऑप्शन हैं। बाह्य ऋण का बढ़ना, भारतीय व्यापारिक इकाइयों को विदेशों में स्थापित करना, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना, आयात प्रतिस्थापन के कार्यक्रमों को त्याग देना। तो मैं बताना चाहूँगा कि ग्लोबलाइजेशन अर्थात वैश्वीकरण का अर्थ है कि एक देश दूसरे देश से बिजनेस करे और दूसरा देश भी अपनी फैक्ट्रियों को यहाँ स्थापित करके बिजनेस कर सकता है। इससे पूरा विश्व एक एकीकरण में हो जाएगा। एकीकरण का मतलब होता है पूरा मिलना, इसीलिए वैश्वीकरण का अर्थ हुआ विश्व का एकीकरण। तो जब एक देश दूसरे देश से बिजनेस करने लगेगा, मान लीजिए सऊदी अरब भारत से बिजनेस कर रहा है, चाइना भारत से बिजनेस कर रहा है, तो हमारी जो आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं वो क्या होगा, धीरे धीरे थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो इसका आंसर होगा 54%। दोस्तों, हमारा भारत देश अभी भी विकासशील है और यहाँ के बहुत सारे व्यक्ति अभी कृषि कार्य में ही लगे हुए हैं। तो इसीलिए ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, ये 54% है। ये आपको याद कर लेना है। यहाँ के ज़्यादातर लोग कृषि के जरिए ही अपने घर को चलाते हैं। अब में से भी बहुत सब्सक्राइबर हमारे गांव के ही होंगे, तो गांव में आपने कृषि देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है तकनीकी, चक्रीय, घर्षणात्मक, संरचनात्मक? तो संरचनात्मक इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में बेरोजगारी का आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। 4 ऑप्शन है, योजना आयोग, वित्त आयोग, NSSO और UNO। देखिए, योजना आयोग का काम योजना बनाना है, वित्त आयोग पैसा का हिसाब करता है, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये 1950 में एक संस्था बना था। इसी का काम है कि पूरा बेरोजगारी का आंकड़ा को एकत्रित करना। तो ये 3rd इसका आंसर हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि NSSO का फुल फॉर्म नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, इनमें से सभी। तो भारत जैसे आपको पता है विविधता वाला देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब आदमी, कृषि सभी टाइप के रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बेरोजगारी की भी हर टाइप की किस्में पाई जाती है। तो ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, ये सभी टाइप यहाँ पाई जाएगी। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? संरचनात्मक बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कृषि में मूलतः क्या होता है कि एक खेत होता है और एक खेत या जो भी है उसका मैं एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूँ। तो उस खेत में एक खेत में सपोज कीजिए कि एक आदमी ही काम करके आराम से उस खेत को मैनेज कर सकता है। लेकिन हम कृषि क्षेत्र में देखते क्या है कि एक खेत है और 5-6 पूरे परिवार उसी पे काम करते हैं। अगर वहाँ एक ही आदमी हो तो कंप्लीट कर सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि वहाँ 4 आदमियों की हमारी ज़रूरत नहीं थी। तो इस प्रकार की बेरोजगारी, तो 4 आदमी वहाँ जो है वो अदृश्य बेरोजगारी में वो कुछ अपना ये नहीं दे रहे, योगदान नहीं दे रहे। तो इसीलिए कृषि क्षेत्र में ज़्यादातर अदृश्य बेरोजगारी दी जाती है। तो अदृश्य बेरोजगारी आप समझ लो कि ऐसी बेरोजगारी है जिसमें जितना ज़रूरत होती है श्रमिक की उससे ज़्यादा काम पे लगे होते हैं। यदि कुछ को हटा भी दिया जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 17, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। तो कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है इनमें से सभी। कृषि में बेरोजगारी का जो स्वरूप है वो संरचनात्मक भी है, मौसमी भी है और घर्षणात्मक भी है।
प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है, ये एसएससी 2014 और 15 में पूछा गया है। ऑप्शन 1 काम करने के इच्छुक होना और काम न मिलना। ऑप्शन 2 पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम न मिलना। ऑप्शन 3 विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी का अपर्याप्त होना। आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। तो अदृश्य बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो कि मैंने आपको पहले समझाया था, दोनों सेम ही है और दोनों में आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत रहते हैं। और अगर उन लोगों को हटा भी दिया जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो देखिए दोस्तों, अदृश्य बेरोजगारी का मैंने एग्जाम्पल दिया ही था कि एक खेत है, उसमें एक आदमी ही उसको मैनेज कर सकता है, लेकिन उसमें 4 आदमी और परिवार के लगे हुए हैं। अगर 4 हट जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो 4 क्या है? अदृश्य बेरोजगारी में। और ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि मौसमी बेरोजगारी भी होती है, क्योंकि एक मौसम है, मान लीजिए चावल का मौसम है, तो चावल का मौसम में 2-3 महीने उन्होंने खेती की, तो 2-3 महीने एक प्रकार से वो रोजगार में संलग्न थे, है ना। उसके बाद जैसे ही मौसम गया वो घर में आके बैठ गए, है ना, तो उन्हें भी वो मौसमी बेरोजगारी भी होती है। गांव में आपने देखा होगा कि ईंटा का बिजनेस भी होता है, वहाँ भी ईंटा का जो बिजनेस है गर्मी और ठंडे के मौसम में ठीक चलता है, मतलब एक मौसम में चलता है, और बरसात हो जाती है वो बिजनेस बंद, और वो सभी लोग, ग्रामीण लोग जो उस बिजनेस उससे जुड़े हुए थे वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो इस टाइप की बेरोजगारी जिसमें मौसम के अनुसार हो, एक मौसम में काम मिले और एक मौसम में ना मिले, उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। और अदृश्य बेरोजगारी उसे कहते हैं जिसमें आवश्यकता से अधिक लोग काम पे लगे हुए हैं। तो इसका आंसर उपयुक्त दोनों होगा। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो आप अभी देख ही रहे होंगे, घर में प्राय एग्जाम्पल है कि बीटेक करके बैठा हुआ है, बीए करके बैठा हुआ है, मैं एमए करके बैठा हूँ। तो भारत में क्या है कि अभी शिक्षित बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, कि शिक्षा तो है, क्वालिफिकेशन तो उनके पास है, लेकिन रोजगार नहीं है। तो इसका आंसर शिक्षित बेरोजगारी होगा। इसका बहुत कारण है। शिक्षित बेरोजगारी का कारण जनसंख्या हमारी ज़्यादा है। अब बहुत सारे विद्यार्थी जैसे आप, हम सब सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो और कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता है। बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो छोटी नौकरी नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे आदमी हैं जो काम ही नहीं करना चाहते। तो ये आपका आंसर होगा शिक्षित बेरोजगारी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है कृषि क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से, विनिर्माण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र से? तो छिपी हुई जो बेरोजगारी है वो ज़्यादातर कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में है ना। कृषि क्षेत्र में भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आवश्यकता से अधिक लोग संलग्न हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में बताया था कि ग्रामीण क्षेत्र में भी यही हाल है ना। तो ये जो दोनों क्षेत्र हैं इसमें आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी ज़्यादा है। विनिर्माण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में ये कम है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अस्फीतिक अवस्था, भारी उद्योगों की अवनति, कच्चे माल की कमी, अपर्याप्त उत्पाद क्षमता। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अपर्याप्त उत्पाद क्षमता। यह आपका सही आंसर होगा। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो मैंने आपको बताया था कि शहर में क्या है, स्कूल कॉलेज हर टाइप का सुविधा है, तो आदमी शिक्षित तो ज़्यादा ही होते हैं शहर में ग्रामीण की तुलना में। लेकिन शिक्षा होने के बावजूद भी बहुत सारे कारणों से, जनसंख्या से, कंपटीशन से, सरकारी नौकरी की तैयारी से, है ना, बहुत सारा रीज़न है कि वहाँ शिक्षित बेरोजगारी दिखा होता है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं जब अपना कोर्स मेरा कंप्लीट हो गया तो मैं तैयारी करने लगा कंपटीशन का, तो 3-4 साल मुझे लग गए। उसके बाद भी अभी भी तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं शिक्षित तो हूँ लेकिन बेरोज़गार हूँ। तो ये हो गई शिक्षित बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है जहाँ बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं होते, श्रम की सीमांत उत्पादक शून्य, श्रम की उत्पादकता कम है। तो इसका आंसर होगा श्रम की उत्पादकता कम है। क्यों?
क्योंकि प्रच्छन्न बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसी बेरोजगारी जहाँ आवश्यकता से अधिक लोग काम में हैं, है ना। तो जो और जैसे 5 का एग्जांपल मैंने दिया था कि एक आदमी को एक खेत आराम से मैनेज कर सकता है, लेकिन 4 एक्स्ट्रा हैं, तो जो 4 एक्स्ट्रा हैं वो क्या हो गए, वो उनकी उत्पादकता कम है, उनकी उत्पादकता प्रोडक्टिविटी मतलब लमसम शून्य के बराबर है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते? तो ये बात तो मैंने बता ही दिया था। मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शैक्षिक बेरोजगारी और वैकल्पिक बेरोजगारी, कोई विकल्प सही नहीं है। तो ये आपको पता ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा शैक्षिक बेरोजगारी, क्योंकि उसका शिक्षा तो है लेकिन वो बेरोजगार है। बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता। कौन सी बेरोजगारी है? शिक्षित, संरचनात्मक, मौसमी और पूर्ण। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ लिखा हुआ है कि बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों में, मतलब कुछ महीने उनको रोजगार मिलता है, कुछ नहीं मिलता। तो ये मैंने आपको बताया था कि मौसम के अनुसार होता है। इसमें मैंने ईटा भट्टा के एग्जाम्पल दिया था आपको कि जब गर्मी और ठंडा होता है तो भट्टा का काम चलता है, लेकिन बरसात के मौसम में आपने अपने गांव में देखा होगा ये चीज़, बरसात के मौसम में वो पूरी तरह बंद रहता है, क्योंकि मिट्टी का यूज नहीं हो पाएगा बरसात में। तो वो लोग जो उसमें काम करते थे वो फिर से एक मौसम रोजगार होता है और एक मौसम उनका तो बेरोजगारी। तो ये मौसमी बेरोजगारी इनका आंसर होगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? अल्प रोजगार, संघर्ष संबंधी बेरोजगार, मौसमी और चक्रीय बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में मैंने क्या बताया था कि वह स्थिति जब एक से ज़्यादा, मतलब एक ही मैनेज कर ले लेकिन उसके जगह पे 3-4 लगे हुए हैं। तो एक प्रकार से क्या है, जो 3-4 जिन्हें थोड़ा सा रोजगार मिला है उनका पूरा यूज नहीं हो रहा है ना, थोड़ा रोजगार, थोड़ा सा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? उद्योग की, व्यापार की, कृषि की? तो देखिए, उद्योग और व्यापार में प्रच्छन्न बेरोजगारी नहीं होता। वहाँ जो काम करता है वो एक ही आदमी करता है, एक आदमी काम करता है, व्यापार में भी। लेकिन कृषि में क्या है कि एक खेत है तो वहाँ बहुत सारे, एक के जगह पे 3-4 आदमी लगे हुए हैं, जबकि एक आदमी ही उस खेत को मैनेज कर सकता है। ये जो 4 आदमी हमने लगाया इनका प्रोडक्टिविटी 0 है, तो ये कृषि में होगा। निम्न में से कौन भारत में गरीबी का निर्धारण करता है? लोकसभा, राज्यसभा, नीति आयोग? तो देखिए, लोकसभा, राज्यसभा ये तो सदन का विषय हो गया, तो ये तो होगा नहीं। नीति आयोग भारत के बारे में नीति बनाता है ना। तो एक ऑप्शन बचा, ओ सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा, ये नीति आयोग गरीबी निर्धारण करता है। गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग द्वारा किया जाता है। नीति आयोग ने गरीबी रेखा प्रति परिवार 500 में 45 रुपये प्रति माह और गाँव में 39 रुपये। देखिए, तो आपको प्रैक्टिस कराते कराते मेरा भी प्रैक्टिस अच्छा हो रहा है। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया। तो निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो नीति आयोग। नीति आयोग ही भारत में गरीबी रेखा, है ना, कि ये जो हम लोग कार्ड देखते हैं BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, APL, एबव पॉवर्टी लाइन, तो ये नीति आयोग अपना ये करता है। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? सबसे अधिक किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत है? बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड? तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से छत्तीसगढ़ सबसे गरीब राज्य में आता है। झारखंड तो अमीर है क्योंकि यहाँ तो खनिज संपदा है। उड़ीसा भी ठीक ठाक है, लेकिन छत्तीसगढ़ सबसे गरीब राज्य में आता है।